हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज की क्लास में हम स्टूडेंट क्रिस्टल दोष, क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठोसों में जो अपूर्णता होती है या दोष होता है, दोष के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट आपके सामने ये क्रिस्टल का चित्र बना हुआ है। ये एक आयनिक क्रिस्टल है जिसमें आयनों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है। इस क्रिस्टल में स्टूडेंट देखेंगे कि देखिए A+ B-, फिर A+, B-, B-, A+, B-, A+, B-, यानी कि इसमें जो आयनों की जो जमावट है इस क्रिस्टल में वो एक निश्चित और नियमित क्रम में है। यानी कि एक धनायन है तो उसके तुरंत बाद एक ऋणायन है, ऋणायन के बाद फिर धनायन, फिर ऋणायन। आगे भी अगर ये और भी कणों की व्यवस्था को अगर बढ़ाई जाए तो यही क्रम आगे भी रहेगा, नीचे भी, बाएं। यानी कि इस क्रिस्टल में जो आयनों की जमावट है वो एक निश्चित और नियमित है। यानी कि इसमें जो अवयवी कण है एक निश्चित और नियमित क्रम में व्यवस्थित है इस क्रिस्टल में। तो इस क्रिस्टल को स्टूडेंट्स हम आदर्श क्रिस्टल कहेंगे। क्या कहेंगे? आदर्श क्रिस्टल। ओके स्टूडेंट, तो इस क्रिस्टल को हम क्या कहेंगे? आदर्श क्रिस्टल। इस आदर्श क्रिस्टल में अभी इस समय पर देखा जाए स्टूडेंट तो किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता या किसी भी प्रकार का कोई विचलन नहीं है। कण अपने स्थान पर एक निश्चित और नियमित क्रम में व्यवस्थित है। तो इस क्रिस्टल को स्टूडेंट हम कहेंगे एक आदर्श क्रिस्टल। क्या कहेंगे स्टूडेंट? आदर्श क्रिस्टल। जब इसी आदर्श क्रिस्टल में कणों की जो एक आदर्श व्यवस्था है उस व्यवस्था में अगर किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है तो फिर हम कह देते हैं कि क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो गया। तो अव्यवस्था किस प्रकार की, कैसी अव्यवस्था या कैसी अनियमितता उत्पन्न होती है क्रिस्टल में? तो स्टूडेंट जैसे मान लीजिए ये A+ है या B- है, ये या तो अपना स्थान छोड़ के और कहीं चले जाएं या अपने स्थान से विलुप्त हो जाते हैं, या इनकी ये पूरी लाइन है कणों की ये पूरी डिस्टर्ब हो जाए या कण इधर उधर खिसक जाए। तो इस प्रकार क्रिस्टल में ये जो आदर्श व्यवस्था है, आदर्श व्यवस्था से अगर क्रिस्टल में किसी भी प्रकार का विचलन होता है, कण अपना स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान में चला जाता है या कण अपने स्थान से विलुप्त हो जाता है, या इस प्रकार का किसी भी प्रकार की क्रिस्टल में अगर अनियमितता उत्पन्न होती है तो फिर उसे हम क्रिस्टल दोष कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट? क्रिस्टल दोष। इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। तो इस क्रिस्टल दोष को स्टूडेंट आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में यदि किसी भी प्रकार का विचलन या अनियमितता उत्पन्न होती है तो उसे क्रिस्टल दोष कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये इसकी डेफिनेशन है क्रिस्टल दोष की। तो इसको हम लिख भी सकते हैं क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक, क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार का विचलन या अनियमितता को क्रिस्टल दोष कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्रिस्टल दोष को आप बड़े ही आसान शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं। देखते हैं क्या है डेफिनेशन। क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में, यानी ये इस व्यवस्था
प्रकार का विचलन या अनियमितता को क्रिस्टल दोष कहते हैं। तो इस डेफिनेशन, इस परिभाषा का मतलब यही है कि क्रिस्टल की जो पूर्ण क्रमिक व्यवस्था होती है, कि जो आदर्श व्यवस्था होती है, उस आदर्श व्यवस्था में अगर किसी भी प्रकार का विचलन उत्पन्न होता है या किसी भी प्रकार की अनियमितता उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट? क्रिस्टल दोष कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? क्रिस्टल दोष कहते हैं। तो अब हम स्टूडेंट क्रिस्टल दोष के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार से क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो सकता है इसको समझेंगे। तो देखिए, सामान्यतः क्रिस्टल में 3 प्रकार से दोष उत्पन्न हो सकता है। कितने प्रकार से स्टूडेंट? 3 प्रकार से क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो सकता है। पहला, बिंदु दोष। दूसरा, रेखीय दोष। तीसरा, तलीय दोष। तीसरा स्टूडेंट क्या हो जाएगा? तलीय दोष। इसको इंग्लिश में स्टूडेंट पॉइंट इफेक्ट बोलते हैं, इसको लाइन या लीनियर डिफेक्ट बोलते हैं, इसको स्टूडेंट प्लेन डिफेक्ट बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम क्रिस्टल दोष को सामान्यतः 3 प्रकार से बांट सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में स्टूडेंट केवल बिंदु दोष के बारे में है, तो हम बिंदु दोष के बारे में ही पढ़ेंगे, रेखी और तली दोष के बारे में नहीं पढ़ना है। तो स्टूडेंट बिंदु दोष को 2 भागों में बांटा गया है। एक रस समीकरण दोष, रस समीकरण मिति दोष। दूसरा, आरस समीकरण मिति दोष। तो पहला स्टूडेंट रस समीकरण मिति दोष, दूसरा आरस समीकरण मिति दोष। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैक्यूमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टैक्यूमेट्रिक डिफेक्ट। जो हमारा स्टूडेंट रस समीकरण मिति दोष है, यह भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्टूडेंट शाटकी दोष और दूसरा होता है फ्रैंकेल दोष। ठीक इसी प्रकार स्टूडेंट आरस समीकरण मिति दोष जो होता है, यह भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है धातु अधिकता दोष और एक स्टूडेंट होता है धातु न्यूनता दोष। इस प्रकार से क्रिस्टल दोष के प्रकारों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट क्रिस्टल में दोषों के प्रकार, यानी कि क्रिस्टल दोष को सामान्यतः
तीन प्रकार से बांटा जा सकता है, बिंदु दोष, रेखीय दोष और तलीय दोष। बिंदु दोष को पुनः दो भागों में हम बांट सकते हैं, रस समीकरण मिति दोष और अरस समीकरण मिति दोष। जो रस समीकरण मिति दोष है इसको दो भागों में बांटा गया है, शाटकी दोष, फ्रैंकेल दोष। जो अरस समीकरण मिति दोष है उसको स्टूडेंट दो भागों में बांटा गया है, धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष। तो चलिए इनको संक्षेप में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि किस दोष का क्या मतलब है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोषों के बारे में एक एक दोष को बड़ी ही डिटेल में आसानी से समझेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट संक्षेप में क्या मतलब है इनका। तो स्टूडेंट बिंदु दोष का मतलब यह है कि जब अवयवी कण अपने स्थान से या तो विलुप्त हो जाए या अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान में चले जाएं, तो इसके कारण क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होगा उसे हम बिंदु दोष कहेंगे। और जब स्टूडेंट क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में पूरी एक लाइन में अवयवी कणों की एक पंक्ति में एक लाइन में जब दोष उत्पन्न होता है तो उसे रेखीय दोष कहते हैं। ठीक इसी प्रकार स्टूडेंट क्रिस्टल के जो तल होते हैं, यानी कि क्रिस्टल में अवयवी कण के कई जो तल होते हैं, उन तलों में से किसी तल में अगर पूरी तरीके से दोष उत्पन्न होता है तो उसे हम तली दोष कहते हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये मान लीजिए कोई मैंने ये आदर्श क्रिस्टल बनाया हुआ है, इस आदर्श क्रिस्टल में यहां पर स्टूडेंट a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस b माइनस a प्लस b माइनस a प्लस a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस। तो ये स्टूडेंट एक आदर्श क्रिस्टल है, एक आदर्श आयनिक क्रिस्टल है आपके सामने जो मैंने बनाया हुआ है। इस आदर्श क्रिस्टल में हम तीनों प्रकार के दोषों को समझेंगे कि बिंदु दोष क्या है और रेखीय दोष क्या है और तली दोष क्या है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट। तो ये एक आयनिक आदर्श क्रिस्टल मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। इस क्रिस्टल में यदि कोई परमाणु अपने स्थान से ये मान लीजिए A प्लस है, ये अगर अपने स्थान से विलुप्त हो गया तो देखिए क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो गया। तो आप इस दोष को क्या कहेंगे स्टूडेंट? एक बिंदु में, एक पर्टिकुलर एक पॉइंट में यहां पर देखिए दोष उत्पन्न हो गया, तो इसलिए इस दोष को हम स्टूडेंट कहेंगे बिंदु दोष। या ये जो A प्लस था ये अपने स्थान से गायब होकर यहां पर आ गया इस जगह पे, तो भी देखिए क्रिस्टल में देखिए ये दोष उत्पन्न हो गया। तो किसी अवयवी कण के द्वारा जब क्रिस्टल में कोई दोष उत्पन्न होता है तो उसे स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। अब हम स्टूडेंट लाइन इफेक्ट को समझेंगे। रेखीय दोष क्या होता है? तो ये देखिए अवयवी कणों की ये एक लाइन है, क्या स्टूडेंट? ये लाइन है। तो जब पूरी एक लाइन में दोष उत्पन्न होता है, यानी कि ये सारे कण अपने स्थान से अगर विलुप्त हो जाते हैं या अपने स्थान से कहीं पर चले जाते हैं, तो देखिए इस प्रकार के दोष को हम स्टूडेंट लाइन डिफेक्ट कहेंगे। जब क्रिस्टल की पूरी एक लाइन में दोष उत्पन्न होता है तो उस दोष को स्टूडेंट रेखीय दोष कहते हैं। ठीक इसी प्रकार ये पूरे क्रिस्टल का ये जो पूरा तल है, ये पूरे तल में अगर दोष उत्पन्न हो जाता है तो फिर हम इसे स्टूडेंट तली दोष कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इस दोष को फिर हम स्टूडेंट तली दोष कहते हैं। ओके, तो ये था बिंदु दोष, रेखीय दोष और तली दोष। तो बिंदु दोष का मीन्स क्या समझ में आया स्टूडेंट? जब अवयवी कण
के कारण क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होगा तो उसे हम बिंदु दोष कहेंगे। जब अवयवी कणों की एक पूरी पंक्ति में दोष होगा तो उसे हम रेखीय दोष कहेंगे। जब अवयवी कणों की पूरी एक तल में दोष उत्पन्न होगा तो उसे हम स्टूडेंट तलीय दोष कहेंगे। अब देखिए बिंदु दोष को दो भागों में बांटा गया है, रस समीकरण दोष और अरस समीकरण, यानी कि बिंदु दोष दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। रस समीकरण दोष क्या होता है, अरस समीकरण दोष क्या होता है। रस समीकरण दोष स्टूडेंट वो होता है कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में दोष इस प्रकार से उत्पन्न हो कि उसकी जो आयनिक क्रिस्टल की जो रस समीकरण मिति है वो अगर परिवर्तित ना हो और क्रिस्टल में दोष भी उत्पन्न हो जाए तो उस दोष को स्टूडेंट रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। और जब क्रिस्टल में दोष इस प्रकार से उत्पन्न होता है कि क्रिस्टल की रस समीकरण मिति में परिवर्तन हो जाता है तो फिर हम उसे अरस समीकरण मिति दोष कहते हैं। तो स्टूडेंट रस समीकरण क्या होती है इसको समझ लेते हैं। जैसे NaCl के क्रिस्टल में हम देखेंगे तो NaCl में Na+ होता है और Cl- होता है। तो इसमें देखिए अगर धनायनों और ऋणायनों का अनुपात अगर देखा जाए तो यहां पर देखिए 1:1 है। धनायनों और ऋणायनों का अनुपात क्या है, 1:1। जब हम सोडियम के एक पूरे आयनिक क्रिस्टल में, सोडियम आयन की पूरी क्रिस्टल में जब हम रस समीकरण मिति ज्ञात करें, रस समीकरण मिति का मतलब है स्टूडेंट आयनों का अनुपात उस क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों के अनुपात को रस समीकरण मिति बोलते हैं स्टूडेंट। तो रस समीकरण मिति किसे कहते हैं स्टूडेंट, क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों का जो अनुपात है उस अनुपात को ही रस समीकरण मिति कहा जाता है। तो जब धनायनों और ऋणायनों का अनुपात पूरे क्रिस्टल में सेम रहता है, एक जैसा रहता है, यानी कि जितने धनायन है क्रिस्टल में अगर उतने ही ऋणायन रहते हैं, धनायनों और ऋणायनों का अनुपात जब सेम होता है तो कह देते हैं कि क्रिस्टल की रस समीकरण मिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब धनायनों और ऋणायनों के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है तो कह देते हैं कि क्रिस्टल की रस समीकरण मिति में परिवर्तन हो गया। तो जैसे स्टूडेंट ये क्रिस्टल था आपका, इसमें देखिए एक आपका धनायन है, फिर ऋणायन, फिर धनायन, फिर ऋणायन, धनायन। तो स्टूडेंट इस क्रिस्टल में देखिए धनायन और ऋणायन समान संख्या में उपस्थित है। इस क्रिस्टल में स्टूडेंट एक पंक्ति में अगर देखा जाए तो एक पंक्ति में 2 धनायन और 2 क्या है, ऋणायन है। इस पंक्ति में देखा जाए तो 2 ऋणायन और 1 धनायन। इस पंक्ति में स्टूडेंट देखा जाए तो 2 धनायन और 2 ऋणायन। इस पंक्ति में देखा जाए तो 2 ऋणायन और 2 धनायन। यानी कि इस प्रकार से पूरे क्रिस्टल में जब धनायनों और ऋणायनों का अनुपात एक जैसा हो, एक समान हो, तो स्टूडेंट कह देंगे कि उसकी रस समीकरण, क्रिस्टल की जो रस समीकरण मिति है, यानी कि धनायनों और ऋणायनों का जो अनुपात है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन स्टूडेंट जब क्रिस्टल में दोष उत्पन्न इस प्रकार से होता है कि धनायन अपने स्थान से गायब भी हो जाता है। तो यहाँ पर इस लाइन में देखिए स्टूडेंट कि ऋणायन तो 2 हैं लेकिन धनायन हमारे पास 1 है। तो इस लाइन में अगर देखा जाए, इस ऊपर वाली लाइन में देखा जाए तो 2:2 है। धनायन और ऋणायनों का अनुपात कितना है, 2:2। लेकिन इस लाइन में देखा जाए ऋणायन आपके 2 हैं लेकिन धनायन आपका देखिए एक तो गायब हो गया, तो धनायन 1 है। इस पंक्ति में देखा जाए तो 2 धनायन और 2 ऋणायन। इस पंक्ति में देखा जाए तो 2 धनायन और 2 ऋणायन। तो स्टूडेंट पूरे अगर इस क्रिस्टल में अगर देखा जाए तो पूरे क्रिस्टल में देखा जाए तो स्टूडेंट इसकी रस समीकरण मिति पूरे क्रिस्टल में एक समान नहीं है। रस समीकरण मिति यहां पर इस लाइन में, इस पंक्ति में परिवर्तित हो गई। तो जब क्रिस्टल की रस समीकरण मिति में कुछ परिवर्तन हो जाता है तो उसे अरस समीकरण मिति दोष कहते हैं। जब दोष के कारण क्रिस्टल में रस समीकरण मिति में कोई परिवर्तन नहीं होता धनायन और ऋणायन, तो उसे हम रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। रस समीकरण मिति दोष को 2 भागों में बांटा गया है, शाटकी दोष और फ्रैंकेल दोष। अरस समीकरण मिति को भी 2 भागों में बांटा गया है, धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष।
तो स्टूडेंट रस समीकरण मिति आपको समझ में आया। क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों के अनुपात को ही क्रिस्टल की रस समीकरण मिति कहते हैं। और जब रस समीकरण मिति में कोई परिवर्तन हो जाता है तो कह देते हैं कि वहां पर आरस समीकरण दोष है। जब कोई परिवर्तन ना हो यानी कि रस समीकरण मिति में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे हम कहते हैं रस समीकरण मिति दोष है। तो ये था स्टूडेंट क्रिस्टल दोष के प्रकार, यानी कि क्रिस्टल में दोष इतने प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक एक क्रिस्टल दोष को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।